चलो अब देखो, पिछले वीडियो में हमने किसके किसके बारे में पढ़ा? इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? सातकर्णी फर्स्ट के बारे में पढ़े और सिमुख के बारे में पढ़े। तो देखो अब सातवाहन वंश के बारे में चूंकि जो हम पढ़ रहे हैं, तो सातवाहन वंश में जो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा है कि हाल के बारे में पढ़ना है। एक शासक हाल के बारे में, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़े। अगर टाइम बचा तो एक और शासक को भी हम साथ में देख ही लेंगे साथ में। देखो सातवाहनों के बारे में जो खास बात था वो हम लोग पिछले वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा देखे थे, और सबसे खास बात हम ये देखते हैं कि सातवाहनों के समय का जो समाज था, जो सोसाइटी था, वो कैसा था? मातृसत्तात्मक टाइप का था। अब ये बड़ा खास बात हो, मतलब कि सातवाहन वंश के बारे में ये जो जानकारी है, जो मातृसत्तात्मक समाज का जो बात हम देखते हैं, ये बहुत ही खास बात है। अब ये खास किस सेंस में है? मातृसत्तात्मक समाज की बात करें तो इससे पहले हड़प्पा काल के समय में हम जब पढ़े थे, तो हड़प्पा काल के समाज को मातृसत्तात्मक कहते हैं। मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि जहाँ पर महिलाओं का भी योगदान उस समाज में अच्छा खासा हो, डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन हो। तो ऐसे सोसाइटी को मैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, मतलब कि पैट्रियार्की से थोड़ा ज़्यादा। आमतौर पे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको हम पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्की सोसाइटी में कहते हैं इसको, जहाँ पर कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुषों का योगदान ज़्यादा होता है किसी भी डिसीजन लेने में। सोसाइटी के जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो पुरुषों के द्वारा लिया जाता है। तो मातृसत्तात्मक में जब हम लोग जस्ट पिछला जो पढ़ रहे थे, किन के बारे में हम लोग पढ़े थे? इसके जस्ट पिछला जो राजा थे सातकर्णी सेकंड में हम क्या देखे थे? उनकी वाइफ जो है थी, जो क्या नाम था? लीलावती। क्या नाम था उनका? रानी। उनका जो अभिलेख जो हम लोग देखे थे, रानी का क्या नाम था अभिलेख का? जरा रिकॉल करके देखना, जस्ट पिछले वीडियो में देखना, वो जो रानी का जो अभिलेख के बारे में जो बताए थे। तो हम उस अभिलेख, क्या नैनियावती? अच्छा, जरा सा फिर से पीछे का पहले देखना, रिवीजन करना, उसके बाद बताना कि क्या नाम था उनका, ठीक है? अच्छा, तो हमने क्या देखा? उनके वाइफ के बारे में जो दिया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि वो प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में वो आई थी, और एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपना अच्छा खासा काम की। तुम देखे वो उनके छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद भी वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभाल ली। उनके अभिलेख से पता चलता है उनके बारे में। तो हम रजिया सुल्तान वाला भी एग्जाम्पल हम दिए थे उसी सेंस में। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, अब हाल है, और हाल के अलावा कौन सा है? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देखना था। हाल के बारे में सबसे पहले देखते हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का था? 20 से लेकर के 24 AD के बीच है, और ये सातवाहन वंश के 17वें राजा थे। हम पहले भी बता चुके हैं कि सारे राजा को हमें पढ़ना नहीं है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी राजा इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी को पढ़ेंगे। अच्छा, इनके बारे में जो कई सारी जो जानकारी मिलती इस राजा के बारे में, आप देखना कि इन्हीं के टाइम में गाथा सप्तशती जो था, ये क्या था? ये लेखक है एक्चुअली। ये गाथा सप्तशती क्या लेखक है या फिर बुक का नाम है? बुक का नाम है ना। इनके राइटर के बारे में कुछ दिया हुआ है? देख लो कहीं पे दिया हुआ है गाथा सप्तशती के बारे में। ये हाल वंश का ही लिखा था। अच्छा, गाथा सप्तशती चाहे गुनाड। अच्छा, ये बुक का इसके राइटर का नाम नहीं दिया हुआ है? नहीं। अच्छा, गाथा सप्तशती बुक में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, हाल ही है, हाल जो वंश है ना, हाल ही संस्थापक था, वही इसको लिखा भी है, कहा जाता है। अच्छा, हाल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अच्छा, ये बुक के बारे में, अच्छा इस बुक से इनके बारे में पूरा पता चलता है, चूँकि खुद ही लिखे अगर तो। अच्छा, ये बुक जो किस भाषा में लिखा हुआ था? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। अच्छा, अभी का जो वो भाषा, देखो ये जो लिपि और भाषा का अंतर समझ में आता है ना। भाषा होता है जो तुम लिखते हो, और लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। तो लिखने का जो तरीका था उस समय वो क्या था? ब्राह्मी लिपि था। क्या था? ब्राह्मी लिपि। ये प्राकृत भाषा था, जबकि जो लिपि था उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि था, ठीक है। इसमें प्रेम गाथा के बारे में दिया हुआ है, मतलब कि एक तरह से कह लो कि उस समय के लव स्टोरी टाइप का बुक कह सकते हो। उसमें पूरा प्रेम प्रसंग के बारे में पूरा अच्छे से दिया हुआ है, उसके बुक में लिखा हुआ है। उसके अलावा जो दूसरा बुक है उसका नाम है बृहत कथा कोश। एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब आ चुका है, गाथा सप्तशती के बारे में और बृहत कथा कोश के बारे में। ये खूब एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। इसके राइटर का नाम क्या है? गुणाढ़ नाम है। तो ये गुणाढ़ जो है वो क्या लिखते हैं? बृहत कथा कोश के बारे में लिखते हैं। उसके बाद एक और बुक का नाम है कातन्य। ये कातन्य में जो ये जो है वो कौन लिखे? इसके राइटर कौन है?
शर्ववर्मन ये लेखक हैं और ये क्या लिखे हैं, कातन्य के बारे में लिखे हैं। तो ये तीनों बुक के बारे में एग्जाम में खूब पूछा जाता है। गाथा सप्तशती, बृहद कथा कोश और कातन्य। इसके राइटर का नाम क्या हो गया, गाथा सप्तशती ये खुद लिखे थे। गुनाडे जो है ये जो क्या लिखे थे, बृहद कथा कोश लिखे थे। और शर्ववर्मन के द्वारा क्या लिखा हुआ था, कातन्य लिखा हुआ था। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके एक सेनापति थे, उनका नाम था विजयानंद। तो उनको एक बार जो है ये श्रीलंका भेजे थे, ठीक है। ये हाल जो उनको भेजे थे श्रीलंका, डिप्लोमेटिक्स मतलब बातचीत करने के लिए, राजदूत के तौर पे तुम कह लो या फिर व्यापार के काम, किसी काम से इनको श्रीलंका भेजा गया था। तो जब वो श्रीलंका गए तो वहाँ पर जो है ना एक राजकुमारी से उनकी मुलाकात होती है। उस राजकुमारी का नाम है लीलावती, ठीक है। लीलावती, ये वो लीलावती नहीं है जो एक पहली लीला में दिखाया गया है, ठीक है। ये लीलावती दूसरे हैं। तो ये जो लीलावती हैं, इस लीलावती के बारे में ये जो विजयानंद है अपने हाँ इनके बारे में, इनके लिए हाल के पास जा कर के इनके पास बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि हम जब श्रीलंका गए तो एक अद्भुत नारी से मेरा भेंट हुआ। अब इनके बारे में पूरा चर्चा चलने लगेंगे और इनके बारे में इतना चर्चा चलता है कि इनको भी मिलने का मन होता है। तो कहते हैं ठीक है ताऊ चलो साथ में आपको लेके चलते हैं। तो फिर ये साथ में जाके श्रीलंका चलते हैं और श्रीलंका जब जाते हैं तो वहाँ पे राजकुमारी लीलावती से इनका मुलाकात होता है। और फिर मुलाकात के बाद फिर क्या हो जाता है, पसंद हो जाता है। फिर तो मामला सीधा शादी तक हो जाता है। देखो पहले शादी आराम से हो जाता था, क्योंकि पहले सरकारी नौकरी का झमेला नहीं होता था कि लड़का जब तक सरकारी नौकरी नहीं करेगा तब तक जो शादी नहीं होगा। पहले उसको पता था कि लड़का खुद ही राजा है, तो टेंशन क्या, ये भी अपने टाइम की क्या थी, राजकुमार थे, तो मामला बराबरी का था, तो शादी तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं था। तो अक्सर जो पहले सुनते थे ये जो एक राजा कई शादियाँ वगैरह करते थे, ये चीज़ तुमको वहाँ पे उस समय कम दिखेगा। जो मल्टीपल मैरिज जो होता है वो तुमको वहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि हम क्या बताएं कि ये जो सोसाइटी था वो मातृसत्तात्मक टाइप का था। तो वहाँ पर एक राजा कई सारी शादियाँ कम करेगा, उस तरह की मतलब महिलाओं का थोड़ा सम्मान वगैरह था इस मामले में, ठीक है। तो लीलावती का शादी हो जाता है किनसे, हाल से होता है। और इनके बारे में इतना सोचना पर्याप्त है और एग्ज़ाम में इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। गौतमीपुत्र सातकर्णी, अब इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था, 106 से लेकर के 130 AD तक का। अब देखो तुमको अब इस भी को याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले जब BC में पढ़ रहे थे थोड़ा उल्टा चल रहा था, अब एक सीक्वेंस में चलेगा। तो ये लगभग कितना 24 साल का लगभग इसका शासन रहा। और 24 साल का शासन कम नहीं होता है, बहुत होता है, क्योंकि 22-24 साल में तो लोग मतलब कि UPSC के लिए प्री भी नहीं निकाल पाते कई सारे बच्चे। तो 22-24 साल में धीरे धीरे कुछ लोग तो 22-24 साल में जाते ही है तैयारी करने के लिए। तो सोच लो जिस एज में मतलब कि लोग तैयारी करने के लिए थे उससे उतना टाइम पीरियड ये सिर्फ शासन में बिताएं, मतलब शासन का इनके पास अच्छा खासा अनुभव था। तो 24 साल में, इसलिए देखो तुम ध्यान देना, इतिहास में अक्सर वही शासक के बारे में एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मतलब अपने आप में यूनिकनेस है, जिनका शासन बहुत ज़्यादा रहा, शासन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा रहा। तो ज़्यादा रहेगा तो वो कुछ करेगा भी उसमें, इतना लंबे टाइम तक जब शासन करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इसी वजह से उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और या फिर वैसे राजा के बारे में भी कई बार पूछ लेता है जो थोड़ा यूनिक काम किया हो, जैसे रजिया सुल्तान। टाइम बेशक वो 4 साल का ही शासन किए थे, लेकिन तुम उनके बारे में खास बात ये था कि उस सोसाइटी में कोई महिला सुल्तान बनी, ये मैटर करता है, मायने रखता है। इसलिए रजिया सुल्तान से सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि महिला शासक थी वो। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 106 से लेकर के 130 AD तक का है। अब देखो इनकी उपाधि, अब नाम ही इनको, ये सोचो इतने नामों से इनको पुकारा जाता था। कई बार एग्जाम यही पूछ लेता है, बच्चा तो तबाह हो जाएगा इनके चक्कर में। मतलब कि ऐसे ऐसे जब नाम रहेंगे तो मतलब कि नाम पढ़ के ही उल्टी आने लगेगा, कैसा कैसा नाम है। अब देखो इनका थोड़ा सा देखना उपनाम, वेव कटक, वेव कटक इनका नाम था। उनके बाद इनका दूसरा नाम क्या था, राजा गज, विंध नरेश, त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन। अब ये जो नाम है, नाम सुन के ही लगता है मतलब सातकर्णी तो ठीक ही लग रहा है नाम, क्या ऐसा आन पड़ी भाई ये सब भी नाम रखो। तो राजा थे, उपाधियां देने वाले तो दूसरे लोग होते हैं। अब इतिहास में इनको इस सब नाम से जो है लिखा गया था, इसलिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ये जो है त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन जो कहते हैं, इसका मतलब ये होगा जिसकी सेना तीनों समुद्रों तक गई हो।
तुम समझ लो कि इनका मतलब कि मिलिट्री पावर कितना ज़बरदस्त था, सब जगह मतलब सेना इनका ज़बरदस्त था। मतलब कि तीनों समुद्रों तक कौन कौन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। अब तीनों का लोकेशन अगर देखोगे तो वो यहाँ पर क्या, इधर वाला क्या है क्षेत्र, ये तो बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हो गया अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। यानी कि कहीं ना कहीं श्रीलंका जैसे क्षेत्र पर भी इनका कैप्चर था। मतलब पूरी तरह से कैप्चर कहने का मतलब कि सेना के तौर पे तो था कि आसपास के पूरा क्षेत्र में इनका कह सकते हो एक तरह से कि नेवी पावर भी ज़बरदस्त था, समुद्र पे भी इनका अच्छा खासा पकड़ था। अच्छा, अगर समुद्र पे जिस शासक का पकड़ होगा तो व्यापार वाणिज्य का विकास भी ज़बरदस्त तरीके से होगा। यानी कि इनके पास जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के मामले में भी ये बहुत स्ट्रांग होंगे। आज इनका व्यापार पे कंट्रोल होगा, वो राजा निश्चित रूप से क्या होगा, ताकतवर होगा। तो इनकी ताकत का अनुमान आप लगा पा रहे हो। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये अपने आप को विंध्य, त्रछावत, प्रयात्रा, संध्य, महेंद्र तथा अन्य पर्वतों का स्वामी किया गया। मतलब सोचो कि एक तरह से देखा जाए तो ये समुंदर का भी स्वामी, पहाड़ों का भी स्वामी। देखो, किसी व्यक्ति के बारे में अगर ऐसे उपनाम मिलता है ना तो इसी से अंदाज़ा लगा लो उस व्यक्ति का पराक्रम कितना ज़बरदस्त होगा। ज़बरदस्त था, और ये चीज़ देखने को भी दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। कई बार इतिहास में इस गौतमीपुत्र सातकर्णी इतने सारे आते हैं। देखो अभी क्या होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी के बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनके बारे में, चूँकि जो 6 वाला जो बुक है उसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं किया हुआ है, 11th में भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उतना डिटेलिंग का कमी था। इसलिए क्या कि सारी इन्फॉर्मेशन को कई सारे सोर्स से हम कलेक्ट करके, यूट्यूब में भी कई सारे वीडियोज़ को हमने देखा, उसके अलावा कई सारे बुक को स्टडी किए। इवन यहाँ तक कि लूसेंट, क्राउन, 11th का जो एनसीईआरटी है तो 6 का एनसीईआरटी, कई सारे बुक को मिला करके जो फाइनली मटेरियल बनता है। इसलिए थोड़ा सा हम डिटेलिंग यहाँ पर ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को सभी पहाड़ों का मालिक कह रहा, क्योंकि ये जो क्षेत्र था सातवाहनों का तो यही क्षेत्र था ना, तो आसपास जितने भी पहाड़ थे उस सब का नाम ले लिया उसमें। उसके बाद ये तीनों सागर का बोला कि जिसकी सेनाएं जो है, मतलब तीनों सेना, मतलब जिसकी सेनाएं तीनों समुद्रों तक गई, यानी कि समुद्र का भी मालिक है, पहाड़ों का भी मालिक है। सोचो इस व्यक्ति का पराक्रम कितना ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगला इन्फॉर्मेशन है कि वर वरुण विक्रम चारु विक्रम नाम है, जिसकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो। मतलब राजा के बारे में ये कुछ हमें तो लग रहा है जैसे कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, एक्सट्रीम, मतलब इतना ज़्यादा इतिहास में इसके बारे में लिखा गया, लगता है जैसे कभी कभी पढ़ते तो लगता है बाप रे बाप, अशोक वशोक तो कुछ नहीं होगा इसके सामने। लेकिन रियलिटी है कि अशोक थे, अशोक की बात ही अलग थी। लेकिन तुलना नहीं करना चाहिए किसी एक राजा का, वो अपने टाइम के मालिक थे, ये अपने टाइम के मालिक थे, क्योंकि उनका टाइम के बाद जब मगध पे तो शासन इसी का होगा ना, मगध वगैरह तो अपने में कैप्चर कर लेते हैं। तो अब ऐसा क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो और इन्फॉर्मेशन बचा इनके बारे में, ये हम इसको ऊपर से मिटा करके यहाँ पे आके करते हैं। तब तक हम वीडियो को क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में थोड़ा नीचे रह गया था एक जो टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग पढ़ लिए थे कि जिनकी चाल सबसे बढ़िया हाथी की तरह हो, ये भी इनके बारे में। जो तीनों समंदर का मालिक हो, यानी कि जिनकी सेनाएं तीनों समंदर तक का यात्रा किया हो, जो इतने सारे पहाड़ों का मालिक हो। सोच रहे हो ना, लग रहा है जैसे खुद को त्रिदेव बता रहे थे कि तीनों देव के मालिक कौन है, देवों का देव महादेव। गौतमी अपने आप को महादेव के तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इनको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, मतलब कि अद्वितीय मतलब जो दूसरा ना हो, एक ऐसा ब्राह्मण जो इनके जैसा कभी कोई ब्राह्मण रहा ही ना हो, मतलब वही समझ लो। अपने आप को ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बताते थे ये, अद्वितीय ब्राह्मण। उसके बाद इनके माता का नाम क्या नाम था, ये ध्यान रखना, इनकी माता का नाम क्या था, गौतमी बलश्री नाम था इनका, ठीक है, गौतमी। और इनके तुम देख रहे हो ना, गौतमी पुत्र, तो गौतमी बलश्री नाम था इनके माता का, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, ठीक है। तो गौतमी बलश्री, और इनका भी शासन रहा करता था एक समय, यानी कि इनकी माता खुद भी अपने आप में स्ट्रांग पर्सन थी। तो हम लोग जब पहले एनसीईआरटी का जो कभी पहले चर्चा किए थे उसमें गौतमी बलश्री के बारे में भी थोड़ा बहुत देखे थे। अच्छा, हम ये भी पहले भी जस्ट बताएं कि चूँकि ये मातृसत्तात्मक समाज है तो यहाँ पर माताओं का भी शासन दिखेगा, महिलाओं का भी शासन यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, इनके बारे में चर्चा कहाँ दिखता है, गौतमी बलश्री के बारे में जो चर्चा है वो नासिक अभिलेख में, ये नासिक अभिलेख कई बार पूछा जा चुका है। तो नासिक अभिलेख में इनकी माता का शासन का भी पता चलता है,
और इनके बारे में भी जानकारी वहाँ से मिलती है। इनके माध्यम से देखो बौद्ध संघ का भी निर्माण कराया गया। अब देखो ये बौद्धों के प्रति कैसा था, इनका नज़रिया अच्छा था। याद है जब हम लोग धनानंद पढ़ रहे थे, वो स्तूप वगैरह कितना सारा तोड़वा दिया था, 84 हाँ 84,000 स्तूप। लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा, बौद्ध संघ वगैरह का भी निर्माण, इनका नाम क्या था, आज काल की, ये बौद्ध संघ का नाम है, ठीक है, आज काल की। और वो एक तरह से क्या थी, ग्राम दान। देखो ये एक तरह से क्या है, एक गांव को ही पूरा दान के रूप में दे दिए, मतलब पूरा का पूरा जो गांव था वो एक बौद्ध, मतलब कि बौद्धों के विहारों के रूप में बनवाया था। मतलब बौद्ध भिक्षुओं के नाम वो पूरा गांव कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे रहो, बसाओ, मतलब एक तरह से गांव बसाया। उस गांव का नाम क्या था, आज काल की। और यहाँ पर कारले के कारले का जो महाराष्ट्र का जो गुफा हम लोग पढ़ते हैं, तो वहीं पे कारले के जो भिक्षु लोग जो थे वो यहीं पर आके रहते थे, ठीक है। और इनका नाम क्या था, करंजक, ठीक है। अच्छा, इनके टाइम में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुआ, जैसे शक का, पहलव और यवन, ये तीनों जो है इस पे अटैक किए थे। हालांकि बारी बारी से करके तीनों को निपटाते भी हैं, लेकिन सबसे खतरनाक कोई था ये था शक। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि शक जो है एक तरह से रक्त बीज की तरह था कि थोड़ा सा छेड़ोगे तो फिर छोड़ता नहीं था ये भी, लेकिन ये भी कम नहीं थे। अब देखो शकों का एक जो नहपान राजा नाम था, पहले इसको पहले देख लेते हैं। शकों में एक नहपान एक राजा था, वो किस वंश का था, क्षयरात वंश था, जो कि शक थे, और इनका उन्होंने अंत किया था। वैसे इसके बारे में पूरा डिटेल से हम विदेशी आक्रमण जितने भी हुए मौर्योत्तर काल में उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण के रूप को स्वीकार किया था। तुम देख रहे हो अलंकार का कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, जितना सारा अलंकार उस समय मिला उस सब। अच्छा, इससे एक इन्फॉर्मेशन और भी पता चलता है कि कृष्ण और बलराम का जो कंसेप्ट है वो तब तक लोगों को पता चल चुका था। यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी में जो राम कृष्ण की जो बात करते हैं वो उस समय तक लोगों को पता हो चुका था। देखो हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि राम और कृष्ण को के बारे में जो आज बतलाया जाता है एज इट इज़ वो वैसे ही थे, इस बात पे हमको डाउट है। हो सकता है कि राम और कृष्ण जैसे व्यक्ति रहे होंगे, पर उनके बारे में जितना बढ़ा चढ़ा कर हम लोगों को पेश किया गया वो चीज़ थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि कोई पुष्पक विमान लेकर के उड़ रहा था। समझ रहे हो ना, जिस समय कि लोग कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस समय कि धातु में भी मुश्किल से मतलब कि लोहे के का भी जो प्रयोग था वो भी सीमित रूप में करना जानते थे, उस समय हम पुष्पक विमान की अगर बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। ये लग रहा है कि नमक चाट मसाला लगा करके थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। तो ये चीज़ है। तो कृष्ण बलराम की भी उपाधि खुद ही ले रहा है। उसके बाद सातवाहनों के सबसे पराक्रमिक शासक किसको माना जाता है अभी तक में, गौतमीपुत्र सातकर्णी। इससे पहले जो देखे थे इनके जस्ट पहले सातकर्णी सेकंड का भी देखे थे, वो भी अपने आप में यूनिक थे, और लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा यूनिक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक जो है नहपान को हराया, और नहपान को हरा करके सातवाहनों की प्रतिष्ठा को पुनः वृद्धि किया। क्योंकि इससे पहले जो है जो बता रहे थे अभी सातकर्णी सेकंड, इनके टाइम में भी हमला हुआ था, उस समय भी वो लड़े थे, लेकिन उसके बाद के जो शासक आए वहाँ पे शक लोगों का हमला जारी रहा। मतलब पिछले शासक यानी कि इनके पहले वाला जो शासक रहे होंगे उनको परेशान किया होगा शक लोग बहुत। तो फिर दोबारा ये क्या कि हराए, और हरा करके पूरा का पूरा जो वो पूरा पश्चिम भारत का क्षेत्र को ही साफ करवा दिए। हाँ, मालवा का जो काठियावाड़ का जो क्षेत्र है वो पूरा हटा दिए थे। ये हमारा हो गया ये तो पहले का इन्फॉर्मेशन है, हाल के बारे में जो पढ़ा रहे थे, और नहपान को हराकर ये ठीक यहाँ तक हो गया हमारा। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमारे पास इतना ही था, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। और एक चीज़ और कि अगर लगे किसी को कि कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ छूट गया मेरे वीडियो में तो उसको कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।